सेक्शन 45 देखा था हम लोगों ने, चार्जिंग सेक्शन, याद आया? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द, ये मत देखो, इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 बताया था। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी थी। कैपिटल एसेट मींस टू थिंग्स, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज, दूसरा एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट बट डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। क्लियर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई थी। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, maturity of zero coupon bonds, section 53 of transfer of property act, and the last one any transaction which has the ultimate impact of transferring the property or given the right to enjoy the property. Clear? एक चीज जो तुम लोग को दिमाग में सेट करनी है, नया पॉइंट है, एग्रीकल्चरल लैंड अगर सेल की जाती है तो नो कैपिटल एसेट, हेंस नॉट टू चार्ज व्हाट कैपिटल गेन। लेकिन 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 एक सुप्रीम कोर्ट का केस कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर की जाती है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस, अब समझ में आई? तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। याद रहेगा? बिल्कुल नया पॉइंट है। चलो इसके आगे बात करते हैं। सेक्शन 247 के बाद हमने बताया था सेक्शन 47। सेक्शन 247 के बाद बताया था सेक्शन ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब देखते हैं कितने याद हैं तुम लोगों को। पहला गिफ्ट विल, दूसरा पार्टीशन ऑफ HUF, तीसरा ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, फोर्थ धीरे धीरे एमलगमेटिंग कंपनी टू एमलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी एन होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, provided 100% shares are held by the holding company and transferring company must be an Indian company। और मैंने एक चीज बताई थी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था आधे घंटे कहानी इसकी और चलेगी, आज नहीं चलेगी, चिंता ना करना। क्लियर? आने धीरे धीरे। डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी या ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी एन Indian company। Foreign amalgamating to foreign amalgamated, foreign demerged to foreign resulting, sick industrial company, सुन लो अब कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक, बैंक टू बैंक, शेयर होल्डर ऑफ amalgamation, शेयर होल्डर ऑफ demerged, सेक्शन 115 AC में रेफर्ड सिक्योरिटीज, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, एक ही कंपनी के डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसी कंपनी के शेयर और डिवेंचर में कन्वर्ट करना, पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, प्रोपराइटरशिप फर्म टू कंपनी, कंपनी टू LLP, कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट होती है LLP में, रिवर्स मॉर्गेज
और लास्ट क्लास में मैंने एक नई बताई थी, म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेशन, हाँ या ना, देख लेना, शायद एक दो पॉइंट छूटे तो उनको देख लेना। क्लियर है? ये सारे डिस्कस किए थे हम लोगों ने पॉइंट्स किसमें, सेक्शन 47 में। क्लियर? किताब देखकर बोल रहे थे बिना किताब देख? अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन 48, और वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। 48 का फर्स्ट प्रोविजन देखा था, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स को ट्रांसफर करता है और फॉरेन करेंसी में उसने इन्वेस्ट किया था, आज ट्रांसफर करते समय उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कन्वर्ट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसफर एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होता वैसे इसमें, इनटू द सेम फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग द एवरेज ऑफ टीटीपीआर टीटीएसआर। देख लोगे 48 का सेकंड प्रोविजन बताया था इंडेक्सेशन, जिसमें इंडेक्सेशन लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए, तो शॉर्ट टर्म को डिफाइन किया गया था 242A में। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स द कैपिटल एसेट ऑफ विच द होल्डिंग पीरियड इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ जस्ट डेट दैट बिफोर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इन चार केसेस में 12 मंथ्स होता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इज इट क्लियर? अभी इसमें हम एक और पढ़ाएंगे चीज़ कि ये अमेंडमेंट इस साल से आया है। मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि लिस्टेड सिक्योरिटीज इस साल से आई है, पिछले साल तक कुछ और था, 5 चीज़ें थी, अब 4 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। तो हम कुछ समय बाद बताएंगे जब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक, आज जो हमको पढ़ना है, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा लें ताकि माइंड सेट हो जाए, उसके बाद हम चीज़ों को फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम सेक्शन 45 के, अच्छा सेक्शन 55 नहीं हुआ ना अभी, चलो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीन बार हो सकता है, घर तुम्हारा है, जितना बार बनवाओ। कोई स्टडी मैट लाया है? CII देख लें।
दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं क्या हो सकता है, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हम लोग कैपिटल गेन का। प्रीवियस ईयर 15-16 असेसमेंट ईयर कैसे सर, आपको कैसे मालूम कि असेसमेंट ईयर 16-17 होगा? हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, कैपिटल गेन शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। किस साल ऐसा ट्रांसफर हो रहा है? तो प्रीवियस ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक हिदायत दी थी कि हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले हमेशा अपनी आंखों के सामने रख लो। अगर तुम लोगों ने इसको अवॉइड किया तो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग को अपनी आंखों के सामने रखेंगे। लिखना मना है। कब से मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है? चलो बताओ कब तक होल्ड, कब तक किया? पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक है? 1 दिन पहले, ट्रांसफर के 1 दिन पहले, 9 नवंबर 2015। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फंडा लगेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तुम लोग लिख लोगे कंप्लीट वर्ड। ये जो आएगा ये आएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जरा ढंग से देखना इधर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा मैंने? 25 लाख। बात समझ में आई? कितने में खरीदी थी प्रॉपर्टी? और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 बार हुआ, पहली बार और दूसरी बार। और खर्चा कितना हुआ है? 2%, यानी 50,000। 50,000 है। हाँ या ना? अब जरा इसको आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं। तीनों चीजों को इंडेक्सेशन ले आकर कन्वर्ट करते हैं। जब ये 10 लाख रुपए मैंने लगाया था ना, सुन लो, उस समय बेस वैल्यू थी मेरी 497। 10 लाख रुपए मैंने कब खर्च किया था? 5-6 में। कब खर्च किया था? और 5-6 की बेस वैल्यू कितनी थी? 497 मल्टीप्लाइड बाई आज की बेस डेट 21 लाख। ये मेरा हो गया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आज के टर्म में कन्वर्ट किया। जब हमने एसेट खरीदी थी उस समय पैसों की वैल्यू 497 थी। आज उन्हीं 497 की वैल्यू 1081 में कन्वर्ट हो गई है। तो जो चीज 497 के बेस वैल्यू पर खरीदी गई थी, आज उसकी वैल्यू 1081, यानी अगर आज खरीदी जाती है एसेट तो नॉर्मल वैल्यू इसकी 21,75,000 होती। हाँ या ना? अच्छा, बात समझ में आई? 21 लाख बोलो, 21,75,000। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सेम इसी पैटर्न पे 2 लाख को कन्वर्ट करते हैं। 2 लाख जब हम लोगों ने इनकर किया था इंप्रूवमेंट का, तो कब किया था? 5-6 में। तो 5-6 में बेस वैल्यू कितनी थी? और आज की डेट में बेस वैल्यू 4,35,010 रुपए। अब इस 1 लाख को भी कन्वर्ट करते हैं। जब ये 1 लाख मैंने खर्च किया था उस समय बेस वैल्यू 11-12 की 12-13 कितनी थी? तो उस समय बेस वैल्यू थी 852 और आज की डेट में बेस वैल्यू है 1081। माइनस करके बताओ। 2.5 लाख 3 लाख के आसपास नुकसान आएगा। ये लॉस है। दिस इज योर आंसर।
हाँ नोट करो आप। आया इंडेक्सेशन कैसे आता है, समझ में आया? पक्का आज की डेट में कन्वर्ट करना लॉन्ग टर्म चीज़ों को। बोलो भाई, हटा दें, क्वेश्चन हटा रहे हैं। फुल वैल्यू के बाद क्या लिखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन चलें? अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ढंग से सुनना। हम लोगों ने सेक्शन 45 देखा था, बेसिक सेक्शन था। एनी प्रॉफिट और गेन सबसे पहले आते ही देखा था हम लोगों ने, पहला सेक्शन यही चला था, चार्जिंग सेक्शन। अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर of capital asset shall be charged to tax under the head, in the head under the head CG in the same previous year in which। और जब मैंने ये सेक्शन पढ़ाया था ना, तो मैंने एक वर्ड बहुत एम्फेसाइज करके बोला था। जी हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा मैंने जोर दिया था एक सेंटेंस पर, और मैंने कहा था उस पर पूरी एक क्लास चलेगी। उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट मी, आई, मी और माई सेल्फ। ये वो सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस है। In the same previous year in which the transfer took place। क्या है इस सेक्शन में? ये कहता है जिस साल ट्रांसफर हुआ हो ना, टैक्स लगा दो। सोचना मत, सोचना गलत बात है। अब जरा हम लोग सोचें, सोचना गलत बात है, सोचा जाए। और जहां सोच हुआ ये मेरी बिल्डिंग है, भगवान न करे, ये मेरी बिल्डिंग है। भगवान न करे कि भूकंप आ जाए। ठीक, मैंने इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रखा है। क्या करवा रखा है? तो बट ऑब्वियस है, मुझे वहां से अगर कुछ बिल्डिंग को नुकसान होता है, देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। कितनी बढ़िया बात है। और मैंने कहा भगवान ना करे। हुआ क्या? मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, अब मैं आराम से चैन की नींद सो रहा हूं। धरती हिली, सब बाहर भागे, पूरी दुनिया का रंगत चेंज हो चुका था, सबके मकान और मेरी ये बिल्डिंग। ऐसा थोड़ी इंश्योरेंस करवा लिया तो गिरेगी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले आकर रोक लेंगे। वो भी गिर गई थी। सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी थी, सब रो रहे थे। और मैं
मैं भी रोऊंगा, पक्की बात है। ये नहीं इंश्योरेंस करवा ले, ना है नहीं करवाया, रोऊंगा कि नहीं? हाँ या ना? सच बताना, क्या उस समय इंश्योरेंस कंपनी की याद आएगी? ना। अब मैं रो रहा हूं, सारे लोग रो रहे हैं आसपास, दहाड़े मार मार कर। तब तक पीछे से एक भाई साहब आए, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा बोल, कह रहा है टैक्स दो। मैंने उससे कहा कौन सा टैक्स, अब कौन सा टैक्स बच गया? तो कह रहा है जमीन तुम्हारी जो बिल्डिंग थी वो गिर गई, टैक्स लगेगा। मैंने कहा टैक्स लगेगा? कह रहा है गिर गई यानी अब इंश्योरेंस कंपनी को बिक गई और तुम्हें अब क्या मिलेगा? कंपनसेशन। तो जिस साल ऐसा ट्रांसफर हो जाता है ना, उसी साल टैक्स लग जाता है। गिरने का मतलब ट्रांसफर हो गया। उसके बाद मैंने निकाला चाकू, वो ऐसे ही भाग गया। क्या ये मानवता है? क्या किया जाए? गलत बात है। मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं टैक्स नहीं दूंगा, दे दूंगा। कब दूं? जब पैसा, ये मैंने नहीं बोला ना, तुम लोग लॉ मेकर बन गए हो। हाँ, और इसके लिए आया सेक्शन जो तुम लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि जब पैसा आएगा ना तब टैक्स लेना। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमको उल्टा करना पड़ेगा, यानी इसका ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल केस का ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, सर वो पैसा नहीं सर जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। यहाँ तो बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग दे, यहाँ तो बिल्डिंग के बदले पैसा दे दे। हाँ अब बोलो सर, उस पर टैक्स की बात है, जब पे करा आ रहे हैं ना। हो सकता है तुम्हें लॉस हुआ हो, नहीं हो सकता? तुम्हारी बिल्डिंग 50 लाख की नुकसान हो, इंश्योरेंस कंपनी तो चाहेगी कम से कम जाए, उसने तुम्हें 30 लाख रुपए दिए, तो 20 लाख तुम्हें नुकसान हुआ। क्या उस लॉस को तुम आगे नहीं ले जाना चाहते? क्या उस लॉस की भरपाई नहीं करना चाहते गवर्नमेंट से? अगर 50 लाख के बदले तुम्हें 60 लाख मिल जाए तो क्या गवर्नमेंट को तुम्हें टैक्स देने में दिक्कत है? बात खत्म। दोनों तरफ से तो तुम्हारा ही फायदा है। प्रॉफिट हुआ तो बल्ले बल्ले, लॉस हुआ तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसकी तुम क्रेडिट ले लोगे आगे जाकर के। वो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो तुम मजबूरी में तुम खुद कहोगे अरे लॉस निकाल, सीए साहब क्या कर रहे हो, लॉस निकालो जल्दी, लॉस निकालो तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अगले सालों का, गाली नहीं दे रहा हूं, अगले सालों का हमें क्या मिल जाए? फायदा मिल जाए। नेक्स्ट ईयर्स में जो हमारा प्रॉफिट हो वो कम हो जाए, क्योंकि इस साल अगर हम लॉस दिखा देंगे तो अगले साल हमारा प्रॉफिट वैसे ही कम दिखाएंगे, वो देखेंगे हम लोग। अब समझ में आई बात? अब बताओ दिखाना चाहते हो या नहीं? बट ऑब्वियस है, तुम्हें दिक्कत क्या है? सेक्शन 45(1)(a क्या कहता है? इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड, सुन लो, और डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू दीज रीजन्स, if any capital asset is damaged or destructed due to these reasons and the capital asset was under an insurance policy, and whatever the compensation will be received by the assessee will be charged to tax in that previous year in which the compensation is received. Is it clear? लेकिन इन दीज रीजन, ड्यू टू दीज रीजन्स, वो रीजन्स क्या है? मैं फिर से बोलता हूं, इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब रीजन्स सुनते हैं हम लोग, वो कौन से कारण हैं जब प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए और डिस्ट्रक्ट हो जाए? पहला, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक आपदाएं होनी चाहिए। फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, नाम तो सुना होगा नहीं? सब नहीं सुना है? कैटरीना का नाम सुना होगा? वो भी तूफान है। फ्लड, टाइफून, क्या बोला? फ्लड, हाँ हुआ ही था। अब पता नहीं कैसे, और जानते हो ये तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं? मालूम है? नहीं मालूम है? ये तुम लोग को नहीं मालूम कि कैटरीना का तूफान आ रहा है? अरे भाई, कैटरीना को देख कर नहीं बनाया गया था, या किसी को हीरो हीरोइन को देख करके नहीं बनाया गया। कैसे बनता है मालूम है?
ना ना ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, सुनना ढंग से, देशों के ग्रुप बने हैं। और कौन सा तूफान आया था, किसी और का नाम सबसे ज़्यादा हिट तो यही हुआ था। अलग अलग नाम आते हैं ना, सुनामी, ये कहाँ से नाम आते हैं, ये नाम कहाँ से आते हैं? ये दो देशों के ग्रुप बने हैं कि इस एरिया में, एशिया महाद्वीप में कोई भी तूफान आएगा तो इस एशिया देश के जो मेंबर्स होते हैं सबको बारी बारी चांस मिलती है, इस बार नाम रखने की तुम्हारी बारी। होता क्या है, जब सैकड़ों साल बीत जाएंगे, इतिहास दोहराया जाएगा, तो तुम्हारा देश बोलेगा वो तूफान आया था, उसका देश बोलेगा ये तूफान आया था, तो सारे देश एक मिल करके बोलें कि ये तूफान आया था। अब मेरी बात समझे, ताकि हिस्ट्री बराबर मेंटेन रहे। नहीं समझ में आई बात? तो एक नाम दिया जाता है सबकी सहमति से। अब बारी बारी सबका चांस आता है, इस बार तुम्हारी बारी, बताओ क्या नाम रखना चाहते हो, इस बार तुम्हारी बारी, बताओ क्या नाम रखना चाहते हो। इस तरह से नाम रखे जाते हैं। अब क्लियर हुआ? हम भी बड़े परेशान रहते थे, नाम कैसे रखते हैं सब। वो भी बोल रहा है ये सुनामी आ रहा है, हम भी बोल रहे हैं सुनामी आ रहा है। किसी दूसरे देश में अगली बार कोई तूफान आता है, ये नाम कैसे, कोई वेलोसिटी देख करके तय होता है ना, ये नाम रखे जाते हैं। जैसे बच्चों का नामकरण होता है ना, वैसे ही तूफान आने के पहले उसका नामकरण होता है। क्लियर है? अब आते हैं वापस इस चीज़ पर कि अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज और डिस्ट्रक्ट हुई है ड्यू टू नंबर 1 फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। कन्वर्जन ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक आपदा। दूसरा, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे फसाद होते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस। एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, बम विस्फोट होते हैं। एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन 3 बताए मैंने, पहला फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। फायर और एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, और एक और है, हाँ यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक्शन टेकन बाय एन एनिमी। एक्शन टेकन बाय एन एनिमी, कोई दुश्मन जो हम पर वार करे, विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। वार करे हिंदी और विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर इंग्लिश है। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आई बात? कि अगर कोई दुश्मन अटैक करता है, चाहे बोलकर आ रहा हूं और कहे कि जरा पीछे देख, पीठ में छुरा घोंपना। क्लियर है? ये जो 4th पॉइंट है, मेरे घर में चोर घुसा, तो बताओ रात में वो चोरी करके ले गया, क्या वो इसमें कवर होगा? एक्शन टेकन बाय एन एनिमी। विदाउट डिक्लेरेशन नहीं होगा या नहीं, हम केवल इतना जानना चाहते हैं। हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, बता कर आएगा, दरवाजा खोलें भाई साहब, क्या करने आए आप? चोरी करने आए। तो वो पॉसिबल नहीं, वो विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। और अगर सोते सोते तुम जग गए और सामने चुट्टे को देख लिया तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, सोते रहो, हम अपना काम कर ले, उसके बाद जाग जाना। वो नहीं, उसके बाद अगर तुमने विरोध किया तो शायद मार भी दे। तो एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, तो इसमें शामिल है, चोरी भी शामिल है, क्योंकि वो हमारा एनिमी है। एनिमी 2 तरह के होते हैं, एक नोन, एक अननोन। क्लियर है? दूसरा, पाकिस्तान ने गोले दागे, किसके घर पे गिरेगा मालूम नहीं, और वहां से जो मोटार से गोले दागे जाते हैं, पहले आपके घर में जाकर के ऐसे फंस जाता है, हंसने वाली बात नहीं, फंस जाता है, और 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ब्लास्ट होता है, गर्म होने के बाद। मालूम है कि नहीं? लोगों को भागने का थोड़ा मौका मिल जाता है। समझ में आई बात? तो कहने मतलब वो भी एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, वो भी चीजें शामिल है। क्लियर हुआ? पक्की बात। अब मैं बताऊं 4 रीजन कौन कौन से। ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस, अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है इन 4 कारणों से नुकसान होने के बाद। नुकसान कैसा? डैमेज्ड और डिस्ट्रक्शन। और याद रखना, ये डैमेज या डिस्ट्रक्शन रिपेयरेबल ना हो, यानी कंप्लीटली डैमेज्ड और कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड। नो एनी रीयूज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी इज पॉसिबल। आप उसी प्रॉपर्टी को दोबारा रीयूज ना कर सके। इन 4 कारणों से अगर आपको कोई नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, किसी कैपिटल एसेट का, किसी भी कैपिटल एसेट का, इन 4 कारणों से नुकसान होता है और इंश्योरेंस आपने करवा रखा है,
और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है तो कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ऐसा ट्रांसफर हुआ। Consideration. धीरे धीरे भागे नहीं जा रहे, अभी हम इसी पर ही टिके हुए और टाइम लगेगा। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है, ढंग से सुनना। मैंने कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर इन विच कंपनसेशन ट्रांसफर टुक प्लेस। खत्म हो गई बात, कंपनसेशन इज रिसीव्ड। क्लियर है? हमें अगर प्रॉपर्टी के बदले कैश दिया गया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। वी नो वेरी वेल दैट व्हाट द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय अस, तो टोटल सेल कंसीडरेशन इज फाइनल, हमें मालूम है। बट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दी गई तो फेयर मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दी गई तो सेल कंसीडरेशन कितना? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? पक्की बात है। क्वेश्चन देखा जाए, गलत करोगे तुम लोग, मैं अभी बता दे रहा हूं, गलत करोगे। दूं कहानी, मैंने पूरी बता दी, कहो तो एक बार और बता दें, इसके अलावा कुछ होगा नहीं उसमें। मैंने कहा कि इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू दीज फॉलोइंग 4 रीजंस एंड एनी इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड, देन द capital gain will be chargeable to tax under this head in that previous year in which the compensation is received. Capital gain will be charged to tax in that previous year in which the compensation is received. बता दिया। गलत करने के लिए तैयार हो? चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, तुम लोगों को मैंने ये सवाल दिया, अब इसका जवाब दो। कॉपी तो खुलेगी नहीं, कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा। देखें इधर, सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ
कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर, किस साल ऐसा कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? अगर मान लो ये सिचुएशन नहीं हुई होती, हम लोगों ने ये सेक्शन नहीं बनाया होता, तो तुम लोगों ने क्या किया होता? नहीं बनता सेक्शन तो क्या होता जरा देख लिया जाए। प्रीवियस ईयर 13-14 और असेसमेंट ईयर 14-15, बस ना। तब ये आता ना कुछ पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/1/2002 to ends on 9th of August 2000 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने रुपए? 45 lakhs, पता है ना, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने की प्रॉपर्टी थी और जब खरीदी थी उस समय उसका बेस वैल्यू कितना था? CII कितना था? 2312 में 426 था, और जब एसेट ट्रांसफर हो गई यानी अगस्त 2013-14 में बताओ 91,000 प्रॉफिट आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बात बताओ, हमें केवल करना क्या था? तुम लोग लॉ मेकर्स तो बन गए उस समय, तो जवाब सही आया कि सर अगर इंश्योरेंस का केस हो ना तो उस समय बेचारा जब दहाड़े मार मार कर रो रहा था, उसको अगर पीठ पर हाथ रखते टैक्स दो तो शायद हमें चाकू मार देता। हमने कहा तब ऐसा काम ना करो, केवल एक काम करना कि जो उससे टैक्स वसूलना है उसका साल चेंज कर दो, बस यही तो करना था। ये तुम लोग कहां से, जब मतलब पैसा 10 साल मिलेगा तो ट्रांसफर भी उसी समय, ट्रांसफर तो उसी समय हो गया था जैसे ही बिल्डिंग धड़ाम से गिरी ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर की डेट तो यही है ना, तो ये 1081 कहां से तुम लोग ला रहे हो? ये कौन सा 1081 हो रहा है? मतलब 10 साल बाद पैसा मिलेगा तो ट्रांसफर उसी डेट में होगा क्या? मैंने ये कहा कि ट्रांसफर की डेट चेंज करो, मैंने तो केवल ये कहा था टैक्सेशन का ईयर चेंज कर लो बस। टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर विल गेट चेंज इन विच द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। तो आप यहां पर 15-16 और 16-17 कर दोगे, बस इतना काम करना था, बस और कोई काम नहीं करना था। द रेस्ट थिंग्स आर सेम। अंतर यह वहां जो कैलकुलेशन होता उस कैलकुलेशन को उठाकर केवल ईयर ऑफ रिसीविंग में डाल दो। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आई? पूछ इससे, समझ में आई? तुमको आओ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, चलें। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाउ द सेक्शन इज ओवर। हटा दें? देख लेते हैं एक बार, आप अपना मटेरियल खोलें तो उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। कोई चीज़ छूटी हो तो आ जाएगी, वैसे कोई चीज़ छूटी नहीं है। कैपिटल गेन पेज नंबर 114, पेज नंबर 114। Capital gain in case of amount received from an insurer on account of damage or destruction of any capital asset, where any person receives at any time during any previous year any money or other assets under an insurance from an insurer on account of damage or destruction of any capital asset as a result of, बता दिया, flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other convulsion of nature or drought or civil disturbance or accidental fire or explosion or action taken by an enemy with or without declaration of the war in the previous year shall be charged to tax under the head capital gain in the previous year in which such as money or other asset was received। क्लियर है? लिखा हुआ है ना नीचे? हाँ या ना? दूसरे पैरा में क्या? रियोट नहीं है, रॉयट। रॉयट मतलब दंगा फसाद।
व्हाट शैल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बता दिया। अगर पैसे मिल रहे हैं तो पैसे, अगर काइंड में मिल रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू। अगर इंश्योरेंस नहीं कराए होते हम बिल्डिंग का और बिल्डिंग नुकसान हो गई होती, भूकंप में ऐसा थोड़ी कि इंश्योरेंस हो रखा है तो गिराना, भूकंप आएगा तो केवल उन्हीं बिल्डिंग को गिराएगा जिनका इंश्योरेंस, ऐसा तो है नहीं। अगर मेरे बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं और गिर गई तो क्या करूं, वो डेड लॉस है। दिस इज योर कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन का लॉस नहीं। अरे बोल, कैपिटल लॉस, कौन सा लॉस नहीं है? कैपिटल गेन का लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस इज अ डेड लॉस, उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। कैपिटल गेन का होना और कैपिटल रिसीट का होना दोनों में फर्क है। कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स while कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल, मीन्स इट हैज नो एनी टैक्स ट्रीटमेंट। तो कैपिटल रिसीट का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। मैंने बोला कैपिटल रिसीट का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। हम कैपिटल गेन बोल ही नहीं रहे, मेरे मुंह से कैपिटल गेन निकल रहा है क्या? अच्छा निकला अभी। कैपिटल रिसीट में बोल रहा हूं, कैपिटल रिसीट का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नको। क्लियर है? बोलो। जरूरी नहीं सारी रिसीट्स आपकी टैक्सेबल हों। वो रिसीट्स जो टैक्सेबल होती हैं वो या तो पीजीबीपी में जाती हैं, या कैपिटल गेन में जाती हैं, या अदर सोर्सेज में जाती हैं, या हाउस प्रॉपर्टी में जाती हैं, या सैलरी में जाती हैं। वो रिसीट्स जो टैक्सेबल होती हैं, वो रिसीट्स जो कहीं टैक्सेबल नहीं होती वो कैपिटल रिसीट्स होती हैं और टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। अब खुश? पक्का ना? समझ में आई बात? बच्ची ने कहा कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट मिला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला ना, दैट इज एनफ टू चार्ज 100% टैक्स इन दैट सेम प्रीवियस ईयर इन विच द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। मिला आपको 2 रुपए, पूरे पर टैक्स लग जाएगा, चिंता मत करो। खुश? फिलहाल वो इस मैटर पे नहीं आएगा, वो सेक्शन 45(5) में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तुम कहीं ना कहीं 45(5) की बात कर रही हो, या कोई दिक्कत नहीं आएगा, टेंशन ना लेना। क्लियर है? तुमको आ रही है नींद, आंखें हो रही हैं बोझिल। मिक्की माउस देखते हो ना, वो लोग जब टीवी देखते हैं तो ऐसे चिमटा लेते हैं, चिमटा। और कई लोग आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, वो अब चिमटा नहीं ले आते, वो आंख बंद कर लेते हैं, यहाँ एक और आंख बना देते हैं, तो सर को ऐसे देखते होते, सो रहे होते हैं लेकिन लगता है सर को देख रहा है, वो लगातार घूरे जा रहा है, कितना मन से पढ़ रहा है, जबकि नींद कर रहा होता है। ठीक है ना? वो आंख खुलेगी बंद होगी पता नहीं चलेगा। क्रिएटिविटी है, यही क्रिएटिविटी एग्जामिनेशन हॉल में भी दिखाना। सेक्शन 45(2) की बात करते हैं, सेक्शन 45(2) की बात करते हैं। ये भी हमारा एक्सेप्शन है सेक्शन 45 का। हम लोगों ने जब ट्रांसफर को डिफाइन किया था, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब बात आई उसकी, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज योर ट्रांसफर। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट योर कैपिटल एसेट एज योर स्टॉक इन ट्रेड, मेरे पास कई जमीनें हैं, मन कर रहा है कि चलो कौन सा धंधा शुरू करें, प्रॉपर्टी डीलिंग का, रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने ही घर को बेच करके करते हैं। यही तो बताया था, नहीं बताया था? तो एज एंड व्हेन आई विल थिंक अबाउट टू स्टार्ट माय रियल एस्टेट बिजनेस, इमीडिएटली ऑल ऑफ माइन प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टी, जबरदस्ती की बात नहीं है। अगर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं अपने घर में भी रहता हूं, वो भी स्टॉक में बदल गया, कोई घर खरीदने आया दे दो ना, वो मेरा अपना है। मैंने यहाँ का, मेरे पास ये 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पड़ी है, मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो इन तीनों को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, या इन तीनों को हम सब्जेक्ट मैटर बना लेते हैं कि अगर कोई खरीदने आएगा तो आई विल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ देम। तो जैसे ही ये सोचा कि मैं ये 3 प्रॉपर्टी बेचूंगा,
तो इसका मतलब मैंने इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं रियल एस्टेट का मालिक हो गया हूँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डीलिंग करता हूँ और मैं इन 3 प्रॉपर्टीज को एज ए स्टॉक रख लिया। थी मेरी पहले पर्सनल, लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो गई? अरे तो एक तरह से बिक ही तो गई, मैंने अपने आप को ही तो सामान बेचा, मैंने अपना ही सामान अपने आप को बेचा। मैंने ये जमीन खरीदी थी 5 लाख में, आज इसकी कीमत है 5 करोड़, और मैंने सोचा और बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, या ये क्या भूल हुई जो ई सजा हमका मिली, गाना था ना। तो हमने एक गलती कर दी। क्या गलती की? सोचने की सोच लिया कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। अगले दिन नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, टैक्स दो। मैंने कहा काहे का टैक्स? तो उसने कहा सेल है 5 करोड़ का और इसको इंडेक्सेशन लाओगे तो 1 करोड़ आएगा, 4 करोड़ पर तुम्हारा 20% टैक्स लगेगा, 80 लाख का इधर लगेगा, 50 लाख का इस पर लगेगा, 1 करोड़ का इस पर लगेगा, लाओ 2 करोड़ 30 लाख। सोचने की इतनी बड़ी सजा कि सीधे सीधे जेब से 2.5 करोड़ रुपए सरक गए, कुछ आया लेकिन मेरा घर जरूर बिक जाएगा, जो सोचा नहीं था। अब बताओ क्या करें? है ना गलत? ट्रांसफर हो गया लेकिन गलत है। कब टैक्स लगना चाहिए? अब सच कसम है तुम लोगों को, अगर तुम लोग लॉ मेकर्स होते तो तुम लोग क्या बोलते? हाँ हाँ, when it will be sold successfully in the market then the government has right to get the collected our tax। हाँ या ना? तो हम उस समय टैक्स देंगे। कब? जब एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए। हम मना कहाँ कर रहे हैं टैक्स देने से, सेल तो होने दो बाबा। ऐसे कैसे? नहीं समझे? है ना अपवाद? लिखें क्या है? सेल हो गई और कुछ पैसा मिला। सेल हो गई, पैसा मिला तो सेल है। अब तुम अपने घर को 10 रुपए में बेचो या 1 करोड़ में बेचो, गवर्नमेंट को तो पूरा पैसा चाहिए। 1 करोड़ में बेची थी लेकिन उस सामने वाले ने अभी 10 लाख। उससे क्या होगा? तुम्हारी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी है। ऐसे तुम 10 साल तक कहते रहोगे पैसा कहाँ मिला, पैसा कहाँ मिला, और तुम्हारी उसके साथ दोस्ती है। गवर्नमेंट पता थोड़ी करने आएगी तुम्हारे घर में, अलमारी दिखाओ। नहीं समझे? गवर्नमेंट को इससे मतलब सेल कर दिया ना बेटा, पैसा मिल गया ना, 1 रुपया मिला ना, लाओ टैक्स लाओ। बात समझ में आई? उससे कोई लेना देना नहीं हमको। अब ऐसे करोगे तो टैक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ज्यादा। सेक्शन 45(2) देखा जाए द कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। अभी मैंने बताया ट्रांसफर की डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब क्या है उसके लिए केस? अंडर सेक्शन 45 सेक्शन 2 provides that although such a conversion of capital asset into stock in trade will be a transfer in the same previous year in which the property was so converted। जिस साल ऐसी प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई है उसी साल ट्रांसफर हो गया, तो टैक्स दे दोगे? नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे ना। सर हम कैपिटल गेन को तब तक के लिए पोस्टपोन करेंगे जब तक कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में सेल ना हो जाए। आगे वही लिखा है, बट द कैपिटल गेन विल नॉट अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड बट विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। इज इट क्लियर? इंडेक्सेशन मारो गोली, वो अब ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग फिर गलती करने के लिए, अब मुझे लगता है तुम लोगों से गलती नहीं होगी, और जो गलती होनी चाहिए वो तीनों पॉइंट आगे लिखे हुए हैं। चले देखा जाए, क्वेश्चन दें। ये बिल्ड नहीं है, बिल्डिंग है।
किताब अगर खुला हुआ है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बंद कर दो। तुम्हारी नाक खुली हुई है। तुम्हारी नाक बह रही है। आपको कैसे बताऊं? ये हमें नहीं मालूम, वो तुम्हारे होठों को देखकर पता चल रहा है तुम्हारी नाक बह रही है और उसका धारा कहाँ तक जा रहा है सब लोग देख सकते हैं। जरा कह रहा है कुछ भी, तो ये कोई बता रहे अब छींक आई तो तुम्हें सर्दी जुकाम है, सोचना क्या है। तो कुछ भी क्या। वैसे जब हम 5th तक पढ़ते थे तो ऐसे ही था मेरा कुछ हाल। क्या क्या हाल था, मतलब सर्दी जुकाम रहता था। तुम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया। गलत गलत बात मत किया करो। घर से निकलते थे, आईना देखते थे, काला टीका लगाते थे, फिर जाते थे। मजाक नहीं कर रहे हैं। पहले अपने आप को काला टीका लगाते थे, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। आराम से तैयार होते थे, शुरू से ही आदत है। इधर देख, नाक बहेगी। देखो 2012 लोग खाना खाने पे का बात करते, मजा आ गया। सर्दी जुकाम में हाँ कितना रिलीफ मिल रहा है किसको। वाह रे वाह तुम लोग। 10 700 मैं करूं या 2 मिनट टाइम दें, हम ले लो अपना। कॉल आती। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, सॉल्व हुआ? हो गया? सही या गलत? पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन बताएगा हमको? अगर ये रूल नहीं होता तो यहां क्या दिखता? 11 12 कि 10 11 11 12? 10 11 11 12 या 11 12 12 13? 10 11 11 12। चलो, फुल वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या आ जाएगी? 1/1/2002 से 4th of May 2010। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख है। तुम लोगों ने पढ़ लिया किताब। हमारी गैर हाजिरी में तुम लोगों ने बुक खोल ली। बिल्कुल सही है। हमने सामान अपने आप को ही बेचा, ये माना जाएगा। और जिस दिन ऐसा ट्रांसफर हुआ, सुन लो, जिस दिन ऐसा ट्रांसफर हुआ, मान लिया जाएगा ये सामान मैंने अपने आप को बेचा। कितने में बेचा होगा? जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। मैंने अपने आप को नहीं बेचा, मैंने सामान को अपने आप को बेचा। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने की थी एक्विजिशन? और जिस साल ऐसा खरीदा था उस साल बेस वैल्यू 426, और जब ट्रांसफर हुआ 66,56,056 कितना बचा? लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
ठीक। अब देखो ये स्टॉक बन गया मेरा, और जब हम स्टॉक को बेचते हैं तो कैपिटल गेन जनरेट होता है। अच्छा, जब हम स्टॉक को बेचेंगे तो पीजीबीपी जनरेट होगा ना। किस प्रीवियस ईयर में, जिस साल ऐसा स्टॉक बेचोगे, कितने में बेचा था और कॉस्ट कितने की थी? क्योंकि मैंने सामान अपने आप को ही बेचा था, और यानी मैंने सामान अपने आप को खरीदा था। कितने में खरीदा था? 60 में खुद को बेचा और खुद में खरीदा, तो खरीदा कितने में? यानी पीजीबीपी कितना हुआ? बात समझ में आई? लेकिन एक चेंज किया गया, कहा गया जिस साल ऐसा कन्वर्जन हुआ एसएससी कुछ मिला तो है नहीं, ये लॉस की सिचुएशन आ गई, प्रॉफिट भी हो सकता था, कुछ मिला तो है नहीं, तो केवल इस ईयर को चेंज कर दो। ये जिस साल स्टॉक बेचा गया है उसी साल टैक्स लगेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कहीं कोई फर्क नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? आप जब स्टॉक को बेचते हो तो क्या होता है? पीजीबीपी। स्टॉक को कितने में बेचा और वो खरीदा कितने में था? कैपिटल एसेट को मैंने बेचा था 60 लाख में, इसका मतलब मैंने ही खरीदा 60 लाख में। 60 लाख खरीदा, 70 में बेचा। ठीक है, ये जो लॉस है वो हम 15 16 एसेसमेंट या 16 17 के बाद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने कहा, चूंकि ये आगे पढ़ चुका होगा बच्चा, या तुम लोगों ने बीकॉम वगैरह में देखा होगा कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज होते हैं। जो लॉसेज होते हैं वी कैन कैरी फॉरवर्ड टू देम फॉर द नेक्स्ट ईयर. It doesn't mean at all that the previous year will start from the 11-12. The previous year will start from the 15-16. 15-16 उसके आगे के सालों में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है ना? हटाएं हम इसको. समझ में आ गया? अब आते हैं सेक्शन 45(3). हम आज केवल दो और बात करेंगे, 45(3) एंड 45(4). नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 45(5) की बात करेंगे. सेक्शन 45(3) और सुनने में बड़ा मजा आएगा. मजा लेना चाहते हो? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, सुन लेना, इसमें 3 पार्टनर हैं, X, Y एंड Z. दे आर ऑलरेडी पार्टनर्स. नाउ दे वांट टू इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर मिस्टर P, और मिस्टर P उसमें एडमिट होना चाहता है, हॉस्पिटल में नहीं, फर्म में. फर्म ने कहा उस पार्टनर को, किसको? P को, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, अरे आपको 20 लाख रुपए लाने होंगे. कितने? मिस्टर P ने कहा ये लो, ले आता हूं. वो गया और अपनी जमीन के पेपर ले आया. कैश नहीं लाया, बिल्डिंग के जमीन के पेपर्स ले आया और उसने फर्म को दे दिया. लो, मिस्टर P ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1/1/2002 में 10 लाख में. चलो 5 लाख में. कितने में खरीदी थी? 1/1/2002 में खरीदी थी. और इसमें जो एडमिशन ले रहा है पार्टनर P, वो ले रहा है 10 अगस्त 2015 को. पक्की बात है? और इस समय इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 30 लाख. कितनी? 30 लाख. बोलो. जबकि जो रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड किया गया 20 लाख. कितना रिकॉर्ड किया गया? यानी उसकी कैपिटल दिखाई गई 20 लाख, क्योंकि उससे मांगा कितना गया था, तो 20 लाख रुपए दिखा दिया गया. अब कसम है तुम लोगों को, सच सच बताओ, कैपिटल गेन अराइज होगा या नहीं? पहला क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर टू द फर्म, क्योंकि हमने सामने वाले को एंजॉयमेंट करने का पूरा राइट दे दिया फर्म के नाम पर. कैपिटल गेन हो गया. किस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन अराइज होगा? प्रीवियस ईयर 15-16 एंड असेसमेंट ईयर
16-17 किसके हाथ में? पी के हाथ में, क्योंकि पी ने बेचा है। इन द हैंड्स ऑफ पी। पक्का ना? क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब जानते हो प्रॉब्लम क्या आने वाली है? सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग मानते हैं सर, हम लोग को अच्छी तरह आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। आप बार बार मत बताइए। 9 अगस्त 2000। सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बस यही सेंटेंस है, बाकी तो हम लोग मास्टर हो चुके हैं ये निकालने में। हाँ या ना? इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? जरा देखो, एसेट इसने खरीदी थी 5 लाख में, और 1-2 का हमारे पास 426 है और 1081 है। बताओ 12,68,780 यार है। प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं थी। जो प्रॉब्लम है वो मुझे अब बतानी है कि यहां क्या लिखें, 30 लाख या 20 लाख? ओड़ी बाबा, 30 लाख या 20 लाख? रिकॉर्ड अमाउंट 20 लाख। बच्चे ने कहा रिकॉर्ड अमाउंट लिखिए। चलो, इन लोगों ने रिकॉर्ड किया बुक्स में 10 लाख। अब कितना लिखना चाहते हैं? रिकॉर्ड अमाउंट इन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया 2 लाख। रिकॉर्ड अमाउंट हद कर दी आपने। हाँ बोलो, क्या करें? फेयर मार्केट वैल्यू। गलत जवाब। इन्होंने हद कर दी और सही हद की। रिकॉर्डेड वैल्यू। बताने के लिए इतना क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, इतना सस्पेंस और थ्रिलर इसीलिए। नहीं तो उसी समय बता दिए होते। नहीं, ऐसा क्यों? तुम किसी फर्म में पार्टनर बनने जा रहे हो, क्या उम्मीद करूं तुम मूर्ख हो? क्या तुम लोग उम्मीद करते हो तुम लोग को मूर्ख बनाया जा सकता है? या मैं अगर किसी का एडमिशन ले रहा हूं तो हम बड़े शाणे हैं? ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में? अच्छा, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, बीच में फायदा कौन ने उठा लेगा? बस ये समझ लो, बंदर सरकार है। सरकार हमारी बंदर है और हम लोग क्या हैं? बिल्ला नहीं बोल रहा, बिल्ली। अपना जेंडर मत चेंज करो। सर इसकी गलती नहीं है। सुनो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। सामने वाला इधर या उधर? सामने तो टेबल है तुम्हारे, देख इधर। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे ही बचपन से ही, मतलब काफ़ी सालों से। देखो भाई, तुम लोग अब इंसान हो गए हो। मम्मी पापा आए थे तुम्हारे तो कहा था कि गधा है, इंसान बना दो। वो तो पहले से ही जानते थे कि तुम लोग क्या हो। तो वो तो मेरा काम ही है। एक दिन क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट के बाहर ठंड थी, तो ठंड का महीना था, तो शटर उठ रहा था। तब तक एक बच्चा बोल रहा है, सारे बच्चे खड़े थे इंस्टीट्यूट पे, कह रहे हैं कि सर वो कुत्ते के पिल्ले नए कूं 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 कर रहे थे। 4-5 नए बच्चे थे, 2-4-5 दिन के हुए होंगे। कहने सर वो लोग भी सीए करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठा लो। जहाँ तुम बैठते हो बैठा लो। कह रहा मेरे साथ थोड़ी, वो आपसे पढ़ेंगे। मैंने कहा तुम लोग भी तो हम ही से पढ़ने आए थे। अपने पुराने दिन भूल गए, अब इंसान जैसी बातें करने लगे हो। इन लोग को बैठाओगे तो तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन सब रेस करेंगे, और सबका क्वेश्चन हमें आता है आंसर, सबका जवाब दूंगा। तुम लोग को समझ में अभी भी नहीं आएगा। तो लोग तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ना चाहते हो, तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें अपने भाई के साथ भाई के साथ पढ़ना। करें आप भाषा समझ लेंगे। मैंने कहा तुम्हारी समझ ली तो उसकी क्या दिक्कत है। तो बच्चे तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। हाँ सुनो,
अब सरकार को मालूम है कि हम ये दो बिल्ले लड़ाई कर रहे हैं और हम बीच में बंदर हैं। हम बीच में कौन सा ऐसा इंसान होगा दुनिया में जो अपनी 30 लाख की प्रॉपर्टी फर्म को बोले 20 लाख में रिकॉर्ड करो? कौन ऐसा बंदा होगा जो बोल देगा 20 लाख में रिकॉर्ड करो? शायद ही कोई बंदा हो। तुम 30 लाख रुपए लगा रहे हो, जितनी तुम कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तुम्हारा उतना फर्म में दबदबा बढ़ेगा। 30 लाख लगाकर 20 लाख का वेटेज कौन लेना चाहता है? पहली बात तो ये, मतलब तुम इतने शाणे हो। और हमारी बात करूं, हम कैसे 30 लाख की चीज को हम तो 10 लाख में दिखाना चाहेंगे? नहीं दिखाना चाहेंगे। हम तो कहेंगे 10 लाख में दिखाओ। हमने तो तुमसे 20 लाख मांगा था, 30 लाख की चीज क्यों लेकर आए? तो तुम कहोगे या तो 10 लाख दे दो या तो 30 लाख पर रिकॉर्ड कर लो। नहीं समझे मेरी बात? हम दोनों की लड़ाई होगी, ना तो कहीं तुम पीछे हटने वाले ना तो हम पीछे हटने वाले। सरकार बीच में बैठकर बंदरों की तरह क्या देखेगी? तमाशा। तो सरकार ने कहा तुम लोग क्या हो रहे हो? जुड़ रहे हो। और ये वो जुड़ाव नहीं है, बड़ी प्यार मोहब्बत फूट रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तुम दोनों जुड़ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम लोगों ने एक दूसरे से बदला लेना है कि अपनी प्रॉपर्टी को सही वैल्यूएट कर लें। क्योंकि तुम चाहोगे 40 लाख पर रिकॉर्ड हो जाए, मैं चाहूंगा 10 लाख पर रिकॉर्ड हो जाए। बात समझ में आई? नहीं। जितना तुम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो एटलीस्ट एक्चुअल में उतना तो दिखाओगे। नहीं दिखाओगे तो तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। अगर तुम अपना नुकसान करना चाहते हो, कर सकते हो, तो सरकार कहती है जो आदमी अपना नुकसान कर सकता है, मेरा थोड़ा नुकसान कर दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? जो आदमी अपना नुकसान कर सकता है उससे हम कहाँ से टैक्स लें? वो तो वैसे ही नुकसान कर रहा है। उसको मालूम नहीं कि फ्यूचर में कौन कौन से कंसेक्वेंसेज होंगे। कल बंटवारा हो जाएगा तो उसी की प्रॉपर्टी आधी आधी सब लेकर चले जाएंगे। नहीं समझे? पक्की बात है ना? अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप फर्म मिले जहां 30 लाख की चीज़ को 20 लाख को दिखाने के लिए तैयार हो जाए, मैं सबसे पहले उसका वेलकम करूंगा। एक दिन वेलकम करूंगा, अगले दिन पार्टनरशिप तोड़ दूंगा, आधी प्रॉपर्टी लेकर हम किनारे हो जाएंगे। नहीं समझे? तो हम बड़े छाणे आदमी हैं इस मामले में, और सब लोग जानते हैं अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहा है तो इस चीज़ को जान रहा है कि उसके कंसेक्वेंसेस क्या होंगे। तो सरकार को मालूम है बीच में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या फेयर मार्केट वैल्यू, क्या बात कर रहे हो तुम? हटाओ, हम बीच में नहीं पढ़ने। तुम जो लिख रहे हो लिखो। 50 लाख लिख रहे हो तो कैपिटल गेन तो मिलना ही है। 10 लाख लिख रहे हो तो जो आदमी अपना नुकसान कर सकता है मेरा कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब समझ में आई बात? तो रिकॉर्डेड वैल्यू, यहां पर सेल कंसिडरेशन कितना? 20 लाख। 7 लाख ही करते जाते हो। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई? बाकी सब सारी चीज़ें वैसे ही। पीरियड ऑफ होल्डिंग में कहीं कोई लोचा नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स बनाने में कोई लोचा नहीं है। केवल प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू न लेकर के वी विल कंसीडर रिकॉर्डेड वैल्यू एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? ये था सेक्शन 45(3). जब लोग जुड़ते हैं तो सरकार किनारे हो जाती है कि प्यार मोहब्बत नहीं है, ये आपस में लड़ मरेंगे। सेक्शन 45(4) जस्ट इसका उल्टा। ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। सरकार कितनी चालाक है, कानून बनाते समय वो कितनी साइको देखती है लोगों की। सेक्शन 45(4) में भी कुछ ऐसी ही कहानी आई। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंट रही है, तो जब बंटता है फर्म आपस में लड़ाई होती है, प्यार मोहब्बत होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा कत्ल कर डालेंगे, हम बदमाश भेजेंगे, हम सुपारी देंगे तो हम कत्था देंगे तो हम पान देंगे, सब होता है। नहीं समझे? होता है कि नहीं होता? ये काम कब से करने लगे? सेक्शन 45(4) उस सिचुएशन को बताता है जब डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म बढ़ती है या फर्म की एसेट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो बवाल होता है या प्यार मोहब्बत से होता है? बवाल होता है। नॉर्मली बवाल होता है। और जब बवाल होता है तो सरकार अलर्ट। बवाल बेटा आपस में हुआ है, जब टैक्स देने की बारी आएगी तो अंदर ही अंदर जो होना था हुआ, जो लड़ाई करनी थी, मरना मारना था, सब हो गया। एक काम करते हैं, सरकार को ना देखो, टैक्स देने से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा ना मुझे फ़ायदा मिलेगा। सरकार इस चीज़ को जानती है। पहले लड़ाई करेंगे, अलग होंगे, प्रॉपर्टी छीन झपट करके अलग हो जाएंगे, उसके बाद बड़े प्यार से बैठ करके हमको चूना लगाएंगे। ये सरकार को मालूम है।
लड़ाई हो गई। अब सरकार ने बेटा तुम लोग के उस लड़ाई के फेर में हम फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब तुम लोग कहोगे रिकॉर्डेड वैल्यू देखो 40 लाख की एसेट है, दिखा दो रिकॉर्डेड वैल्यू 5 लाख रुपए, उल्टा कैपिटल गेन का लॉस हो जाएगा, 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, 8 साल तक सरकार को दिखाएंगे ठेंगा, सरकार को उसी की चीज दे मारेंगे। सरकार ने कहा मूर्ख बनने वालों में से नहीं है। अब बताओ सरकार क्या रूल बनाएगी अलग होते समय, फेयर मार्केट वैल्यू। अब क्लियर हुआ कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस समय फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। किसके लिए? फर्म के लिए, क्योंकि फर्म एसेट ट्रांसफर कर रही है पार्टनर्स को, फर्म एसेट ट्रांसफर कर रही है पार्टनर्स को, तो फर्म विल बी चार्ज टू टैक्स, यानी टैक्स विल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ द फर्म एज अ कैपिटल गेन। क्लियर है? तो अगर डिसोल्यूशन के समय फर्म अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एलोकेट करती है, यहां पार्टनर्स को देती है अकाउंट सेटलमेंट के तौर पर, किसी भी सेटलमेंट के तौर पर, तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जरा देखें सेक्शन 45(3) एंड 4। सेक्शन 45(3) जुड़ने की बात, सेक्शन 45(4) अलग होने की बात, ठीक है ना। The profit or gain arising from the transfer of a capital asset held by a person to a firm or other association of person or body of individual not being a company in which he is, जिसमें वो पार्टनर है, और he becomes a partner, जिसमें वो पार्टनर बनना चाहता है, by way of capital contribution or otherwise shall be chargeable to tax as his income of the previous year in which such a transfer takes place, and for the purpose of computation of capital gain in the hands of the partner or member, the amount recorded in the books of account of the firm will be the full value of consideration. Is it clear now? Section 45(4) देखते हैं। The profit or gain arising from the transfer of a capital asset in spite of capital asset in the specific situation of the partners or members thereof by way of distribution on the dissolution of a firm or other association of a person or body of individual or otherwise shall be chargeable to tax as the income of the firm, capital gain in the hands of the firm, in which the said transfer takes place. In such a case there will be a capital gain to the firm. For the purpose of computation of capital gain, the fair market value, not the recorded value, fair market value of the asset on the date of such transfer shall be deemed to be the full value of consideration. समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? हाँ या ना? ये चीजें तुम लोग आज जाओगे घर पे पढ़ के आओगे। नीचे आला फर्म्स दिया हुआ है, एक आला ALA नीचे दिया है ना, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सेक्शन 45(5) और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पक्की बात है? बोलो। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपका सेक्शन 55 खत्म हो जाए। जैसे ही आपका सेक्शन 55 खत्म हो गया, 70% हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा? ग्रिप में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।